हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन। इस ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें ना बस हमें थोड़े बहुत चीज़ें याद रखनी है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसको फटाफट हम फिनिश करते हैं, जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर फिनिश, सो नो टेंशन लेने का, ठीक है। ओके, चलो। तो जिसने भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये स्कैनर है, तो इसको स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस और लेक्चर वगैरह, लेक्चर के नोट्स वगैरह सब मिल सके, राइट। तो लेक्चर के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको वहाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको लेक्चर की नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्कोपलस ऐप से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो डू विजिट आवर ऐप एंड डू विजिट आर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ओके, तो चैप्टर भाई स्टार्ट करते हैं हम एक वर्ड से, दैट इज सेंसस। हम सब ने सेंसस वर्ड सुना ही होगा, है ना, कि ये सेंसस हुआ तो इसका सेंसस का रिजल्ट ये है वो है। तो सेंसस वर्ड सुना होगा। तो सेंसस क्या होता है? सेंसस एक ऑफिशियल न्यूमरेशन है पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब ऑफिशियली पॉपुलेशन को काउंट करना क्या होता है? ऑफिशियली पॉपुलेशन को काउंट करना, ठीक है। तो सेंसस क्या है? जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को हम काउंट कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं भाई ये सेंसस हम काउंट करें, ठीक है, सेंसस निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे देख रहे हो आप, एक सर्किल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हम सेंसस निकाल रहे हैं, ठीक है, कितनी पूरी पॉपुलेशन। तो सेंसस क्या है? अ सेंसस इज ऑफिशियल न्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली, और पीरियडिकली होता है, मतलब हर कुछ टाइम का पीरियड होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स हो गए, ठीक है, तो हर 10 साल में होगा। मान लो 2010 में हुआ तो फिर अगला सेंसस होगा 2020 में, ठीक है। तो ऐसा पीरियोडिकली होता है, ठीक है। तो पीरियोडिकली होता है, ऐसा नहीं कि भाई इस साल हो गया, अगले साल फिर मन हुआ तो फिर अगले साल कर लिया, फिर 2 साल मन नहीं हुआ तो फिर 2 साल नहीं किया और फिर उसके बाद तीसरे साल फिर हमने सेंसस कर लिया, नहीं। तो ये क्या होता है? पीरियोडिकली इसको हम करते हैं। तो इसमें दो चीज है, एक तो ऑफिशियल न्यूमरेशन हो गया कि ऑफिशियली हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं, है ना। और पीरियोडिकली कर रहे हैं इसको, मतलब टाइम गैप जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना, ठीक है। आई होप सेंसस सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब भाई हम सेंसस इन इंडिया के बारे में देखेंगे। तो इन इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में, ठीक है। पहला सेंसस हुआ था 1872 में। 1 मार्कर क्वेश्चन होता है यहां से, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला सेंसस हुआ था 1872 में, but the first complete census however was taken in the year 1881। पहला सेंसस बोला जाता है 1872, पर पहला कंप्लीट सेंसस कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को जो नापा गया, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया गया, नापा नहीं काउंट किया गया, तो पहला जो कंप्लीट सेंसस था वो कब था? दैट इज 1881। ओके, तो याद रखना पहला सेंसस इज 1872 बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इज 1881। ओके, ये भी 1 मार्कर में है। ओके, ठीक है। सिंस देन censuses have been held regularly every 10th year। हर 10वें साल हमारे इंडिया का सेंसस होता है, ठीक है। तो 1881 में हुआ पहला कंप्लीट सेंसस और तब से हर 10वें साल एवरी 10th ईयर रेगुलरली हमारे इंडिया में सेंसस होता है, ठीक है, काउंट किया जाता है। इससे क्या पता चलता है भाई
कि शौक चढ़ रहा है लोगों को कि भाई पॉपुलेशन जनता काउंट करे, क्या मिलेगा? नहीं। इससे ये पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी हो रही है भाई, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितने लोगों की डेथ हो गई है ना। डेथ भी तो होती रहती है ना, कि भाई कुछ लोग मर भी गए हैं तो वो कम हो जाते हैं, कुछ लोग भाई नए उनकी बर्थ हो गई तो वो ऐड हो जाते हैं। तो वी गेट टू नो अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, वी गेट टू नो अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पीपल इन आवर इंडिया, राइट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। भाई इंडिया की जनता बहुत है ना, बहुत जनता है इंडिया में, बहुत आबादी है, इंडिया में बहुत आबादी है भाई, भारत बहुत आबाद है, भारत बहुत आबाद है। क्या है? आबाद है, ठीक है, बहुत पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 के हिसाब से देखें हम, मार्च 2011 में जो काउंट की गई थी, दैट इज व्हाट, 121 करोड़, ठीक है। क्या है? 121 करोड़। आज देखें अगर हम तो मोर देन 130 करोड़ है, ठीक है। 2011 के हिसाब से 121 करोड़ सेंसस के हिसाब से, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। मतलब इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में मान लो 100% पॉपुलेशन है, तो 100% में से 17.5 इंडिया के पास है, इंडिया के पास इतनी जनता है। अगर 100% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो इंडिया की जो सिर्फ इकलौती इंडिया 17.5% कंट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन में, ठीक है। हमारी इंडिया में बहुत जनता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 1210.2 million, that is 121 crore, is almost equal to the combined population of USA. अब ये सोचो, हमारे इकलौती इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना 121 करोड़, इतनी अकेली पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। मतलब इंडिया पॉपुलेशन is equal to USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान पॉपुलेशन, ठीक है। तो इतनी सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन को आप जोड़ दो और हमारी बस इंडिया की पॉपुलेशन को आप रख दो, तो दैट विल बी इक्वल टू, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि इन सारी कंट्रीज को जब मिलाएंगे दैट तब वो इक्वल कर पाएंगी क्या, इंडिया की पॉपुलेशन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस मतलब सबसे ज्यादा आबादी किस स्टेट में है, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलस मतलब होता है सबसे ज्यादा जनता, समझ लो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनता, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आबादी, है ना। सबसे ज्यादा आबादी किस स्टेट में है इंडिया के। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यहाँ पे हम 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो काउंटिंग हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी जो है ना, यूपी मोस्ट पॉपुलर स्टेट है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है हमारी कंट्री का अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन भाई इतनी है, ओके। और उत्तर प्रदेश इज होम टू 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। याद रखना है इस चीज को। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100% हो गई, इसमें से सिर्फ इंडिया की 17.5, ठीक है।
अब इस 17.5 में से मतलब इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा, और उत्तर प्रदेश अकेला 16% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में जितनी आबादी है उसमें से 16% आबादी उत्तर प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है। सो यूपी इज वेरी पॉपुलस स्टेट, सो पॉपुलर स्टेट। ठीक है, ये है भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई एक हो गया मोस्ट पॉपुलस, तो एक अब भाई हम लीस्ट पॉपुलस के बारे में भी तो पढ़ेंगे, जिसकी सबसे कम है पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे कम कौन है भाई? सिक्किम। तो ये दो तो याद रखने हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक सिक्किम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, और सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। ठीक है, तो सिक्किम सबसे लीस्ट पॉपुलस है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यहाँ पे हम 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, ओके। स्टेट्स विथ भाई इतनी है पॉपुलेशन यहाँ पे। ठीक है, स्टेट्स विथ हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। मतलब इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से आधी पॉपुलेशन इन 5 स्टेट में रहती है। ठीक है, मतलब इंडिया में अगर 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो 100 लोग हैं, तो इसमें से 50 लोग जो हैं इन 5 स्टेट में से रहती है, इन 5 स्टेट्स में रहती है। अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो 5 स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। फिर भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लोग भाई, अरे मुंबई चलो मुंबई चलो मुंबई चलो, मतलब महाराष्ट्र में बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो हमारे इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है वो इन 5 जगहों पे, इन 5 स्टेट्स में बिलोंग करती है, इन 5 स्टेट्स में रहती है। ठीक है, इंडिया की आधी, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में रहती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है बेटा? घनी बसी हुई। ठीक है, घनी, कितनी घनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक इतना सा लैंड है। ठीक है, अगर इस लैंड पे सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और इतने ही एरिया का लैंड है, उस लैंड पे 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो एरिया है, ये लेस डेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेस डेंस। और ये कहलाएगा मोर डेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे का इतने एरिया में सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज लेस डेंस, यहाँ पे डेंसिटी कम है, घनी नहीं बसी हुई है ये जगह, कम है यहाँ पे लोग, और यहाँ पे इतने ही लैंड में 5 लोग रह रहे हैं, तो ये डेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये है भैया डेंसिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? घनापन। ठीक है, कितनी उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा घनी जनता लोकेटेड है। ठीक है, कितनी ज्यादा डेंसिटी में लोकेटेड है जनता। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, अब इंडिया में हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011, यहां पे भी 2011 की बात कर रहे हैं, was 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते थे इंडिया में, रहते हैं इंडिया में, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस में। ठीक है, तो पर स्क्वायर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रहते हैं। तो
ये है हमारी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। डेंसिटीज वैरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ना बेटा डिफरेंट होती है जगह के हिसाब से, ठीक है। जैसे ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे आप इजीली रह रहे हो, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वहाँ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जनता होगी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आके रहेंगे, ठीक है। तो वो जगह डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ की। और कुछ एरिया है जहाँ पे लोग कम रहते हैं, कम देखने को मिलते हैं, तो वो कम डेंस होते हैं, ठीक है। तो जो ये डेंसिटी है ना, ये बेटा वेरी करती है, ठीक है। ये भाई प्लेसेस पे भी डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर हो जाता है, फिर आपका लैंड भी, फर्टाइल लैंड भी एक फैक्टर हो जाता है, वाटर फैसिलिटी वो एक फैक्टर हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी वेरी करती रहती है, जगह जगह में हमें अलग अलग डेंसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बिहार में भाई इतनी डेंसिटी है 1102 पर पर्सन, मतलब पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो वेरी कर रही है ना। हमारा अरुणाचल प्रदेश क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हमारा हो गया लेस डेंस, ये लेस डेंस हो गया। और बिहार क्या हो गया? बिहार हमारा हो गया मोर डेंस, है ना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई अब हम, ठीक है। चलो, तो स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है देखा हमने अभी, वो दैट वाज बिहार। तो ये 1 मार्कर में आते हैं बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो बिहार सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है, ठीक है। सबसे ज्यादा घनी आबादी हमें बिहार में देखने को मिलती है। तो बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, ये मैप देखो, मैप देखो, यहाँ पे डेंसिटी स्टेट के हिसाब से आ रही है भैया कि दिल्ली में कितनी ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद भाई चंडीगढ़ आया, है ना, फिर दादर एंड नागर हवेली भी है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, ये मैप दिया गया है। इट्स गुड, आप देखना इसको, इट्स अ वेरी नाइस मैप, ठीक है। इसको डू जूम इट, एंड इसको आप जब उसे डाउनलोड कर लोगे ना नोट्स में से, तो इट विल बी क्लियर टू यू। तो उसको देखना, इट्स वेरी नाइस मैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? जैसे आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप बड़े होते हो ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे ही रह जाते हो, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ऐसी ना पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ज्यादा पॉपुलेशन होना, ठीक है। पॉपुलेशन का नंबर बढ़ना इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू व्हाट? चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitants of a country during a specific period of time, say during the last 10 years। यहाँ पे कुछ नहीं है, इतना बोला गया है कि एक इस 10 साल में मतलब कितने ज्यादा जो पॉपुलेशन के नंबर चेंज होंगे। हो सकता है पॉपुलेशन कम भी हो जाए, हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ भी जाए, है ना, डिपेंड करता है ना। अगर भाई ज्यादा, कहते हैं ना, ज्यादा बच्चे हुए होंगे, ज्यादा लोगों की मतलब डेथ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए होंगे, अगर बर्थ ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन घट जाएगी, है ना। तो दिस इज, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिख देती हूं मैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इज नोन एज व्हाट? पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अगर भाई कोई भी चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और पीरियड दिखाया हुआ है भाई,
10 साल का पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड 10 साल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में काउंट किया जाए, जैसे हमारे यहाँ पे सेंसस भाई हर 10th ईयर होता है, तो हर 10th ईयर में भाई देख पता चलेगी ना कि पॉपुलेशन ग्रो हुई है या नहीं हुई है या स्टेबल है। तो ये मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड दिखा दिया जाता है, दे दिया जाता है कि ठीक है इस स्पेसिफिक पीरियड को हम लेके देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है, क्या हुआ पॉपुलेशन के पास, तो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है, ओके। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ 2 तरीके से एक्सप्रेस की जाती, एक तो हो गया नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती है और एक हो गया परसेंटेज चेंज पर ईयर, ठीक है। तो मतलब पर ईयर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, उस बेसिस पे की जाती है, या फिर कितने नंबर ही चेंज हुए हैं, कितनी नंबर्स के एग्जैक्ट नंबर दे दिया जाता है तो उसमें दिखाई जाती है। तो दीज आर द 2 ways जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्रेस की जाती है, ओके। नेक्स्ट, अब भाई एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या होगा? The absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. It is referred to as absolute increase. मतलब क्या है? मतलब 2010 में अगर 500 थी, ठीक है, ओके, और 2020 में अगर 1000 हो गई, ठीक है, तो कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर दिए गए, 2010 में इतनी थी, 2020 में इतनी हो गई, दो हमें क्या कंपेयर करने को मिल गए। तो अगर हमें एब्सोल्यूट इंक्रीज जानना है कितना हुआ है तो कैसे निकालेंगे? 2020 वाली पॉपुलेशन को माइनस कर दो 2010 वाली से, दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस 500। 1000 में से 500 गए, कितने बचे? 500 बचे ना, तो 500 वुड बी व्हाट? एब्सोल्यूट इंक्रीज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या है? मतलब हर साल या इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना नंबर बढ़ा है, ठीक है, उसके बाद हम वो नंबर देख लेंगे, ठीक है, इतने नंबर बढ़े हैं, ओके। अब वो नंबर 2020 में जितना है और 2010 में जितना है उसमें से माइनस कर दो तो हमें एब्सोल्यूट इंक्रीज पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज देखेंगे अब हम। तो 3 प्रोसेस हैं पॉपुलेशन जिससे चेंज होती है, ठीक है, 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहले भैया बर्थ रेट, मैंने बताया ना, बर्थ रेट भाई ज्यादा बर्थ होंगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, है ना। बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, ठीक है, हर साल कितने लोग जो पैदा हो रहे हैं, जीवित लोग, ठीक है, जीवित बच्चे जो पैदा हो रहे हैं एक ईयर में, ठीक है, पर 1000 पर्सन, ठीक है। तो दिस इज बर्थ रेट, ठीक है। तो अगर बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव बर्थ है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ है, ठीक है। तो एक साल में पर 1000 पर्सन में कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, दैट इज डेथ रेट। तो अगर डेथ रेट ज्यादा है, मतलब अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है, किससे? डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन में चेंज आएगा ना, क्योंकि भाई बर्थ होती जा रही है, डेथ नहीं है, तो नंबर जो है वो बढ़ेगा। और डेथ रेट अगर ज्यादा है बर्थ से, ठीक है, डेथ रेट अगर ज्यादा है बर्थ से तो पॉपुलेशन भाई घटेगी, है ना, क्योंकि बर्थ हो नहीं रही है और डेथ होती जा रही है तो पॉपुलेशन घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन, ठीक है। तो एक चीज तो भाई बर्थ रेट और डेथ रेट से भी पॉपुलेशन चेंज होती है। अब माइग्रेशन जो है वो ना, जैसे ठीक है कहीं बाहर से भी लोग जैसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्रीज से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। एरिया में से फॉर एग्जाम्पल मेरे होम टाउन से अगर लोग माइग्रेट होके मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ, या फिर किसी की फैमिली शिफ्ट हो गई तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। तो माइग्रेशन भी डिफाइन करता है, ठीक है। माइग्रेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर जो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन होता क्या है? लोगों का मूवमेंट ऑफ पीपल
अक्रॉस द रीजन और टेरिटरी, ठीक है। तो ये आप कंट्री के भी बाहर जा रहे हो तो भी वो माइग्रेशन है, आप किसी रीजन, आप किसी अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो तो दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन, ठीक है। तो दिस इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी देखो दो टाइप का होता है, एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के बीच में, मतलब कंट्री के बाहर, ठीक है। तो माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, जब कंट्री के अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्किम से मुंबई शिफ्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये इंटरनल माइग्रेशन, ये क्या है, इंटरनल है। क्यों है, क्योंकि इन द कंट्री हो रहा है ना। क्यों हो रहा है भाई इंटरनल, क्यों है, क्योंकि कंट्री के अंदर है। और यहाँ पे माइग्रेशन जब इंटरनेशनल होता है, कंट्रीज के बीच में होता है, कंट्री टू कंट्री लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाई इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई यूएसए चला गया, ठीक है, और वहीं रहने लगे, दैट वुड बी इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल होगा क्योंकि ये आउटसाइड द कंट्री हो रहा है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, इजी सा है ये तो। नेक्स्ट, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। देखो बिल्कुल सही बात है ये, मैंने क्या कहा था, डेंसिटी चेंज होती रहती है, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो जहां से लोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल एमपी है, ठीक है, एमपी से लोग माइग्रेट आउट हुए, माइग्रेट किया उन्होंने, माइग्रेटेड, ठीक है, टू वेयर, बिहार, है ना, बिहार में गए, ठीक है, यहां पे आ गए, तो एमपी की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो कम हो जाएगी, है ना। एमपी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बिहार की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे और लोग आ गए और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जब इंटरनल माइग्रेशन होता है, मतलब कंट्री के अंदर ही जब माइग्रेशन हो रहा है, हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, तो पॉपुलेशन की साइज अफेक्ट नहीं होती, मतलब पूरी कंट्री, देखो एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर ही आते हैं ना सारे स्टेट्स, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है, हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया के अंदर ही हमारे सारे स्टेट्स आ रहे हैं ना। तो चाहे आप तुम यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, इंडिया की तो पॉपुलेशन वही रहेगी, पर उस स्टेट, मतलब जिस स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो स्टेट वाइज, रीजन वाइज जो है पॉपुलेशन चेंज होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो विद इन द नेशन, नेशन के अंदर चेंज हो सकता है, पर नेशन के मतलब नेशन के अंदर जो है डेंसिटी या फिर ये चेंज हो सकती है, बट ऑल ओवर द नेशन में पॉपुलेशन का नंबर चेंज नहीं होता है माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। अब माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, अगर माइग्रेशन हो रहा है तो कोई एक जगह है, वही चीज बताई, इस जगह पे पहले मान लो 3 लोग रहते थे, ठीक है, अब पहले इस जगह पे 3 लोग रहते थे, 3 लोग इस जगह को यूज करते थे, अब यहां से 2 लोग शिफ्ट होके ऐसी जगह चले गए जहां पे ऑलरेडी 6 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 6 लोग रह रहे, तो अब सिनेरियो क्या हो गया, इस जगह पे सिर्फ एक इंसान बचा और इस जगह पे कितने हो गए, 8 लोग हो गए, है ना। तो अब ये क्या हुआ, कंपोजिशन चेंज हो गई ना, पहले 3 लोग इस जगह पे रह रहे थे, अब यहां से 2 लोग चले गए, पहले यहाँ पे 6 लोग रहे थे, अब यहाँ पे 8 लोग हो गए, तो कंपोजिशन चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया भाई, यहाँ पे अब एक ही इंसान पूरे उसमें रह रहा है, यहाँ पे लोगों को और शेयर और ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो माइग्रेशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब माइग्रेशन चेंज करता है कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री करता है ये चेंज। नेक्स्ट, एज कंपोजिशन देखेंगे भाई अब हम, ठीक है। तो एज कंपोजिशन क्या होता है, age composition is one of the most basic characteristic of population. The population of a nation is generally grouped into 3 broad categories.
क्या है एज कंपोजिशन। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोग बच्चे तो है नहीं, है ना, सारे लोग बच्चे भी नहीं है, सारे लोग बुढ़े भी नहीं है ना, और सारे लोग जवान भी नहीं है ना। क्या है भाई एज कंपोजिशन, अलग अलग टाइप के लोग, हो सकता है भाई 20 बच्चे हो सकता है भाई 20 बुढ़े हो सकता है भाई 60 लोग जवान हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे हो। तो एज कंपोजिशन क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एज के लोग पाए जाते हैं। क्या है, अलग अलग एज के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो हो गए चिल्ड्रन, एक तो आ गई चिल्ड्रन की कैटेगरी जिसको बोलते हैं बिलो 15 ईयर्स। तो 15 साल से नीचे वाले जो लोग हैं, मतलब जिसकी उम्र 15 साल है, 15 साल से कम है ना, 15 साल से कम है जिसकी एज, वो कहलाएंगे बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन। ठीक है, तो पहला कंपोजिशन हो गया, पहली कैटेगरी हो गई क्या, चिल्ड्रन। तो दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर। देखो एकदम क्लियर है इससे। क्या है इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, क्या होता है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव क्या है, दे आर नॉट अर्निंग। ठीक है, नॉट अर्निंग। ओके, तो लोग जो बच्चे हैं भाई, इसलिए कहते हैं ना कि आप बच्चे हो, बच्चे रहो, तुम्हारी उम्र क्या है, अभी खेलने कूदने की है, खाने पीने की है, खाओ पियो, पढ़ाई करो, अपने स्कूल जाओ, सारा खर्चा मम्मी पापा उठाते हैं, जो भी आपके गार्जियन हैं वो उठाते हैं। ठीक है, तो यू आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। जो 15 साल से बिलो के होते हैं, ठीक है, तो उनको चिल्ड्रन कैटेगरी में रखा जाता है। ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, कोई ऐसे पैसे वैसे नहीं कमा रहे ऐसा माना जाता है। बट भाई हम देखते हैं कहीं कहीं तो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं तो बच्चे ही पूरा घर संभाल लेते हैं, कोई लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। तो बाकी हाँ, कैटेगरी में देखा गया कि चिल्ड्रन जो बिलो 15 ईयर्स हैं वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं और टोटली डिपेंडेंट होते हैं। वो उनको चाहिए होता है कि कोई उनको खाना प्रोवाइड करे, है ना, कोई उनको क्लोथिंग, कोई उनको कपड़े प्रोवाइड करे, तो वो डिपेंडेंट होते हैं उनके गार्जियंस के ऊपर। ठीक है, दीज आर चिल्ड्रन वाली कैटेगरी। फिर आती है क्या, फिर आती है वर्किंग एज। ठीक है, फिर आती है हमारी वर्किंग एज। वर्किंग एज क्या है, 15 से 59 ईयर्स। ठीक है, तो 15 साल से 59 ईयर्स तक होती है वर्किंग एज। ठीक है, तो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। अब इनको बोला है कि आप इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, आप पैसे कमा सकते हो, आपकी एज है पैसे कमाने की। ठीक है, ओके, एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, और वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाते हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो 15 साल से 59 ईयर्स एज तक हैं वो हो गई वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो वर्क करेगी, जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, जो पैसे कमा सकती है, वो एलिजिबल है पैसे कमाने के लिए। रिप्रोडक्टिव जो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव है, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, है ना, और वो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो काम कर रही है, जो वर्किंग है, जो काम करेगी। इस 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज तक वर्किंग होती है पॉपुलेशन, ये काम करेगी, सर्विस करेगी। ठीक है, फिर आती है एज्ड कैटेगरी। तो सेकंड वाज वर्किंग एज, थर्ड है एज्ड। एज्ड है 59 ईयर्स से ऊपर। ठीक है, तो 59 ईयर्स आप बुढ़े कहलाते हो भाई, 59 ईयर्स के ऊपर भाई आप 60 साल के हो गए तो बुढ़े हो गए। ठीक है, तो दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड एंड दे मे बी वर्किंग वॉलंटियरली। मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव तो हो सकते हैं। अब भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बूढ़े भी होते हैं, पर जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भले रिटायर हो जाते हैं पर फिर भी वो खुद की क्लिनिक वगैरह खोले रहते हैं। ठीक है, तो भले वो बूढ़े हो जाते हैं बट वो उनकी इच्छा है,
वो उनकी चॉइस है कि उनको काम करना है या नहीं। मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव तो है, आप पैसे तो कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस है तो आप चाहे बूढ़े हो जाओ, पर आपको नहीं भाई हटना, आपको चाहिए कि हम मुझे अभी और बिजनेस करना है, मैं अपना बिजनेस मतलब संभाले रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी पोजीशन पे अभी किसी को नहीं रखना है, तो वो भाई करते हैं बिजनेस। तो कोई भाई दुकान पे हो गए तो भाई बुढ़े बुढ़े लोग भी बैठते हैं दुकान पे, तो वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं, मतलब वो पैसे कमा सकते हैं, पर पर वो काम वॉलंटरीली कर सकते हैं, मतलब वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं रहता। कुछ कुछ लोग यहाँ पे भी पता थोड़ा सा ऐसी वाली सिचुएशन है डामाडोल टाइप्स की, किसी किसी के ऊपर भाई प्रेशर रहता है, किसी किसी के यहाँ पे और उनके बच्चे नहीं होते हैं जो अर्न करके उनको संभालेंगे, तो वो करते हैं भाई वॉलंटरीली, वो अपना काम करते हैं, वो कमाते हैं पैसे और अपना घर चलाते हैं, तो ये चीज भी आती है। तो एज्ड कौन हो गए 59 ईयर्स और उसके अबव वाले, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं, ये पैसे कमा सकते हैं, पर हो सकता है कुछ लोग रिटायरमेंट ले लें, या अगर किसी को काम करना है तो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली वो काम करें, ठीक है। दिस इज एज्ड। अब आता है भाई सेक्स रेशियो, ठीक है। सो सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स per 1000 males in the population. It is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society. अब लग रहा होगा ये क्या चिड़िया का नाम है। देखो, हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखा है कि गर्ल्स कहीं कहीं बहुत कम होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में भ्रूण हत्या बहुत देखने को मिली हमें। पहले जब अबॉर्ट करा देते थे गर्ल चाइल्ड को, है ना, इन्फेंट जो रहती थी, अबॉर्ट करा देते थे उसको कि बिकॉज लड़की होने वाली है तो क्यों। तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला कि भाई जो सेक्स रेशियो होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जैसे हरियाणा में भी एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि गर्ल चाइल्ड बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। जो गर्ल होती थी उनको भ्रूण हत्या जो बोलते हैं, ठीक है, उसके क्या उसके उसमें हो जाती है कि चलो इनकी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। गर्ल्स को क्या मिलता था? भ्रूण हत्या मिलती थी। आई डोंट नो यार स्पेलिंग, यार हिंदी में मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो अगर गर्ल चाइल्ड है तो मार दो भाई, क्या होगा उसका, क्या करेगी लड़की आके? लड़की आएगी, शादी करनी पड़ेगी उसकी, फिर फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, लड़की क्या करना है, लड़का है, लड़का वंश आगे बढ़ाएगा, लड़का ये लड़का वो। तो इसकी वजह से बहुत इनइक्वालिटी आ गई। गर्ल का जो नंबर है वो बहुत कम हो गया और मेल का नंबर ज्यादा हो गया। तो स्टेट वाइज भी होता है सेक्स रेशियो, है ना। किसी किसी स्टेट में बहुत अच्छा सेक्स रेशियो होता है कि भाई लड़कियां अच्छे नंबर में होती हैं, और किसी किसी में सेक्स रेशियो बहुत खराब भी होता है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स, यहाँ पे हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हमें देखने को मिलेंगी। अगर 1000 मेल्स हैं तो उनके अगेंस्ट कितनी फीमेल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पॉपुलेशन में इज नोन एज सेक्स रेशियो, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई सोशल इंडिकेटर है। सोशल इंडिकेटर मतलब ये सोसाइटी को दिखाता है, ठीक है। अगर कहीं का सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, अगर फीमेल का जो नंबर है वो कम है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे सोसाइटी उतनी शायद डेवलप नहीं है, लोगों की थिंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये क्या है? ये सेक्स रेशियो एक सोशल इंडिकेटर है, ठीक है। सोशल इंडिकेटर है और ये दिखाता है कि फीमेल्स और मेल्स के बीच में इक्वालिटी है भी या नहीं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि फीमेल्स के बीच में इक्वालिटी है भी या नहीं। तो ये एक क्या है? सोशल इंडिकेटर है। नेक्स्ट, अब इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है भैया? तो सेक्स रेशियो इज 940, ठीक है। इंडिया का सेक्स रेशियो इज 940। द स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है दैट इज 1084 और वो है केरला, ठीक है। केरला में सबसे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं बेटा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 मार्कर है, ओके। तो स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है दैट इज केरला, और जिसमें सबसे कम है, मैंने बताया था ना कि हरियाणा में एक, अब तो फिर भी गर्ल चाइल्ड वहां पे होती हैं,
कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे अभी भी लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको लड़कियां चाहिए ही नहीं, तो ऐसा होता है। तो हरियाणा में अभी भी सेक्स रेशियो सबसे कम है, ठीक है। सो हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, कहाँ पे, लोएस्ट सेक्स रेशियो है हमारे इंडिया में, दैट इज हरियाणा, एंड सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में है केरला, ठीक है। और ऑल ओवर जो सेक्स रेशियो इंडिया का दैट इज 940। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट क्या होती है? और पता बेटा, जब ये जो सेक्स रेशियो वाली बात हो रही है ना, उसमें मैं बताती हूँ, लड़कियां अगर हो भी जाए ना तो उनको उतना इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। लड़कों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल, अच्छा हाई फाई स्कूल, ठीक है। और उनको ज़्यादा, वो कभी कभी तो देखा जाता है कि भाई अच्छा खाना भी उनको मिल रहा है लड़कियों का, अरे तुम काम करो, अगर एजुकेशन है तो ऐसे ही बेसिक से एजुकेशन दे दी कि चलो ठीक है, नाम काम चलाने के लिए एजुकेशन दे दिया। और इतनी इतनी इनइक्वालिटी देखी जाती है कहीं के लड़के और लड़की के बीच में, दैट इज़ वेरी पैथेटिक, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेवल पे भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, राइट, ठीक है। तो लिटरेसी रेट, अ पर्सन एज्ड 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। तो लिटरेट कौन होता है? लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता, ठीक है। लिटरेसी रेट इज साक्षरता, साक्षरता। स्पेलिंग भैया, पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, आई डोंट नो सही लिखा है मैंने वो नहीं। साक्षरता मतलब कितना पढ़ी है, लाइक कितनी पढ़ी लिखी है वो कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में अगर लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है तो हमारी कंट्री बहुत हाई फाई, हमारी कंट्री बहुत पढ़ी लिखी है, लोग जो वहाँ के हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और अगर किसी कंट्री की लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो ये क्या दिखाता है लिटरेसी रेट, कि हमारी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, वो कितनी ज्यादा वहां की जनता पढ़ी लिखी है, कितना ज्यादा साक्षरता है वहां पे या नहीं। तो एक पर्सन जिसकी उम्र 7 साल है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर है, जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है, या किसी भी भाषा, मतलब किसी भी भाषा में और समझ सकता है उसको हम लिटरेट कहते हैं, ठीक है। 7 साल या 7 साल से अबव जो भी कोई इंसान है जो पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी लैंग्वेज में, दैट इज लिटरेट, ठीक है। उसको हम लिटरेट कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है? 73% है 2011 के सेंसस से। 2011 का सेंसस से हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट है 73%, जिसमें से मेल्स की लिटरेसी रेट है 80.9 और फीमेल की है 64.6। कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे देखो, मेल की कितनी है 80.9, ऑलमोस्ट 81 समझ लो, और फीमेल की है कितनी, फीमेल की है 64.6। अब सोचो, तो इस लिटरेसी रेट से हमें समझ आ रहा है ना, लिटरेसी रेट से ही हमको समझ आ रहा है इनइक्वालिटी आ रही है ना, मैं समझ लिटरेसी रेट से ही। मेल्स ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है, मेल्स को ज्यादा एनरोल किया जाता है कि चलो आदमी है, मेल है, पढ़ेगा, इसको आगे घर भी चलाना है। और फीमेल को उतना नहीं प्रेफर किया जाता। फीमेल को अगर, और इवन हम देखते हैं बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी हैं, फीमेल अगर जैसे जब प्यूबेरिटी की एज पे आती है तो बहुत सारे ऐसे गांव वाले एरिया हैं जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती हैं। तो जब उनके पीरियड्स आते हैं और तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है वॉशरूम यूज़ करने में या कुछ भी, तो वो उसकी वजह से अपना नाम कटवा लेती हैं स्कूल से और वो अनपढ़ रह जाती हैं। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इक्वालिटी, मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पढ़ाई लिखाई करने में और फीमेल को कम। तो हम अगर उस पे देखें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, सेक्स के उस पे देखें तो मेल जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा लिटरेसी रेट है मेल्स में और फीमेल में कम है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है 73%, मेल्स में मेल में है 80.9 और फीमेल में है 64.6, ठीक है। अब स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, मतलब सबसे पढ़ा लिखा स्टेट जो है, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा साक्षरता जिस स्टेट में है, दैट इज केरला।
बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है, दैट इज 93.9%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एजुकेशन को एंड वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है। और सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार में 63.82%। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में और सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार में। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे अब हम। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, जो हमने एक्टिविटीज देखी थी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती हैं, तो उसके बेसिस पे काइंड ऑफ ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। ठीक है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से कि कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो कोई लॉयर है, तो कोई लेबर है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से जब आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, अलग अलग वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से जब आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हो, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशंस किस कैटेगरी में है? तो 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहले है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी एंड फिर है टर्शरी। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राइमरी, ओके, फिर है सेकेंडरी, एंड फिर है टर्शरी। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम भाई प्राइमरी एक्टिविटीज का देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो हमें रॉ मटेरियल्स देती हैं। ठीक है, मोस्टली रॉ मटेरियल्स देती हैं, जैसे हमें भैया एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली रिसोर्सेज से जुड़ी होती हैं, जो रॉ मटेरियल से जुड़ी होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो करते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। ठीक है, फिर आती है भाई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, एग्रीकल्चर कर रहा है कोई, डेयरी, भैया डेयरी दूध वगैरह का काम कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, फॉरेस्ट्री का काम कर रहा है, तो ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज हैं ये। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब हो गया हमारा सेकेंडरी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज जो हो गई वो है हमारी क्या? सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, क्या है हमारी? सेकेंडरी एक्टिविटी है वो। ओके, टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसमें आती है भाई हमारी ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज वाली एक्टिविटी, जैसे डॉक्टर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें। ठीक है, और जैसे आईएएस, आईपीएस, ट्रांसपोर्टेशन, कम, ये सब क्या हो गया? ये हमारी हो गई टर्शरी, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये सब हो गई हमारी टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें भाई 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया है। कुछ भाई प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारे काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाले काम करते हैं, और टर्शरी में सर्विसेज देने वाले जैसे डॉक्टर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये सारे हो गए हमारे टर्शरी सेक्टर के। तो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक, अब भाई हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी पॉपुलेशन की कंपोजिशन का। ठीक है, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, इट इज वेरी वेरी वेरी, कहते हैं ना, वेरी कॉमन सी चीज है। अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, पॉपुलेशन हेल्दी है तो ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि पॉपुलेशन, क्यों अच्छी होगी? क्योंकि पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी, है ना। अगर कोई बीमार इंसान है, ठीक है,
अगर कोई इंसान बीमार है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा ना। मान लो वो 10 लोगों का काम कर सकता था मेंटली या फिजिकली, बट बीमार है तो वो खुद का भी काम नहीं कर पा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी ना। तो वो उसकी खुद की ग्रोथ रोक रहा है और नेशन की भी ग्रोथ उससे अफेक्ट हो रही है, राइट। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, ठीक है, जो कि हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, कि डेवलपमेंट अच्छी होगी या नहीं होगी ये हेल्थ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। Sustained efforts of government programs have registered significant improvement in the health condition of Indian population. और जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि देयर शुड बी गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले। गवर्नमेंट क्या करी है, गवर्नमेंट हमारे डिस्पेंसरीज बनवा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी रूम बनवा रही है, जहाँ पे आपको बेसिक जो फर्स्ट एड है, बेसिक आपको कहते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारी मिल सके, सही से आपको डॉक्टर अवेलेबल हो सके, आपको सही क्या मिल सके, इलाज मिल सके, आपको सही उपचार मिल सके। तो गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स लेके आ रही है और इन प्रोग्राम्स की मदद से हमें देखने को मिला है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है पहले अगर हम देखें दैट वाज नॉट दैट हेल्दी, जो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज मच हेल्दियर देन बिफोर। जो बिफोर में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नॉट दैट हेल्दी जो आज है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में हेल्थ कंपोनेंट में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। डेथ रेट्स, अब ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब पहले लोगों की डेथ बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, तो वो कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, ओके। 1951 में देखें तो भाई 25 पर्सन्स पर 1000 लोग मरते थे और अब हो गए हैं 7.2 पर 1000 इन 2011। तो कम हुआ ना, पहले भाई 25 थी, अब हो गई है 7.2 डेथ रेट। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ कंडीशंस में। और पहले क्या होता था भाई, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। तो जब जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो या तो माँ की डेथ हो जाती थी, या तो बच्चा कुपोषित होता था, या तो बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि आपका अगर जन्म हुआ है तो आपकी उस जन्म के टाइम पे आप जिंदा रहने की क्षमता कितनी है, कितनी नहीं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जो थी बर्थ की वो इंक्रीज हुई है, पहले कम थी, पहले ज्यादा बच्चे जिंदा भी नहीं रह पाते थे, पर अब ज्यादा है, ठीक है। 1951 में थी 36.7 ईयर्स और अब हो गई है 67.9 ईयर्स। मतलब पहले कम लोग ज्यादा जीते थे, मतलब इतना लगता था कि भाई इतना जी जाएगा ये इंसान, बट अब ज्यादा हो गई है। तो ये भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। तो हेल्थ के सेक्टर में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो भाई डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन है ना, वेल मेंटेन, जो सेक्स रेशियो भी अच्छा हो, तब एक कहते हैं ना एक प्रॉपर नेशन डेवलपमेंट होता है। जरूरी नहीं कि भाई अगर पॉपुलेशन है चलो हेल्दी भी है, कर कुछ नहीं रही है, तो क्या मतलब है उस पॉपुलेशन का, यार नेशनल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना, डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, वो करी लेबर का काम करी, क्या होगा, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए पढ़े लिखे होना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी पॉपुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, और भाई सेक्स रेशियो भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती है। सिर्फ एक फैक्टर डेवलपमेंट नहीं डिसाइड करता है, सारे फैक्टर्स मिलते हैं और फिर डेवलपमेंट होता है, ओके। आगे भाई एडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. अब adolescent population होती क्या है, क्या होती है,
जो 10 से 19 साल की एज ग्रुप में जो लोग आते हैं वो, अगर हम देखें ना हमारे यहाँ पे यूथ बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया एज अ कंट्री बहुत यंग है। इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी यंग, है ना। इंडिया बहुत यंग कंट्री है। और क्यों कंट्री ये यंग है? क्योंकि हमारे पास यूथ बहुत है। मतलब अभी इंडिया की जो एज है ना, दैट इज वेरी यंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम जो लोग हमें देखने को मिलेंगे ना, वो यूथ देखने को मिलेगा, है ना। यूथ हमें इतना देख रहा है, यूथ इतना कुछ कर सकता है ना, अगर चाहे बहुत कुछ कर सकता है। आर इंडिया कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी कर सकता है और कर भी रहा है, धीरे 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 सब हो रहा है और होगा भी, ठीक है। तो हमारी इंडिया इज वेरी यंग, हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा। तो एडोलेसेंट क्या है? ऐसे लोग, ऐसे समझ लो, ऐसे पीपल, ठीक है, ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 10 से 19 साल की, ठीक है। तो 10 से 19 साल के बीच में जितने लोग हैं उनको हम कहते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है? द पॉपुलेशन विच हैव पीपल, जो ऐसे पीपल जिनकी एज किस ग्रुप में आती है? 10 से 19 साल की उम्र वाले एज ग्रुप में जितने लोग हैं, दैट पॉपुलेशन इज नोन एज एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। हमारी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 1/5 ये कैरी करते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया में टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1/5 इनका क्या है? इनका भागीदारी है भैया। इतने लोग, 1/5 पॉपुलेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन है। और एडोलेसेंट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनको बहुत, देखो, यूथ है, पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है इनके पास, सही राइट टेक्नोलॉजी है ना, राइट टेक्नोलॉजी है। तो इनको अगर राइट अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, राइट न्यूट्रिशन मिले, तो डेवलपमेंट क्या हो सकता है? डेवलपमेंट रैपिड हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट रैपिड हो जाएगा, ठीक है। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन को ना राइट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि दे आर द ग्रोइंग एज वाली पॉपुलेशन होती है कि बढ़ रही है ना, उनकी उम्र ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, ग्रोइंग एज पॉपुलेशन है। तो इनको राइट न्यूट्रिशन मिलने की, राइट कहते हैं ना, राइट गाइडेंस की जरूरत होती है क्योंकि इस उम्र में भटक भी जाते हैं। उनको सही कोई मार्गदर्शक मिल जाए, उनको सही गाइडेंस मिले, दे नीड राइट न्यूट्रिशन, दे नीड राइट, उनके पास है राइट टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे उनके पास अच्छा पोटेंशियल है। तो उनको अगर सही अपॉर्चुनिटी मिले, सही न्यूट्रिशन मिले, सही गाइडेंस मिले, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत रैपिड हो जाएगा। एंड आर इंडिया have the potential because we have the youth and we are very young and we can do a lot of things, we can achieve a lot of things, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो क्या है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 टू इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। देखो, पहले ना क्या करते थे लोग भाई, 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर लेते थे। तो अब वो ना उन 8 बच्चों को ध्यान रख पाते थे, ना उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो पाती थी, ना उनकी हेल्थ ही अच्छे से हो पाती थी, और ना वो खुद ही स्वस्थ रह पाते थे। वो 8 बच्चे पैदा कर रहे हो भाई, जो मदर है उसकी भी तो हेल्थ अफेक्ट करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ना वो बच्चे हेल्दी रह पाते थे क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, माँ बाप उनको ढंग से पाल ही नहीं पाते थे। तो एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया, 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया। समझ आ गया कि भाई बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, इतने मतलब ना खुद ढंग से रह पा रहे हैं, ना बच्चों को ढंग से पाल पा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, गरीबी खत्म नहीं हो रही है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो वो जागरूकता के लिए भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए कि फैमिली को प्लान करके चलना चाहिए। फैमिली आप प्लान करो, ऐसा नहीं कि भाई आपने कर दिए बच्चे पैदा तो कर दिए, नहीं, फैमिली प्लान करो। तो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि भाई फैमिली प्लान करने का हम लोगों को सिखाएंगे। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वो लेके आए। क्यों लेके आए? ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी हो, लोगों का भला हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था।
तो एनपीपी, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एनपीपी कहते हैं, ठीक है। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. तो इसमें क्या क्या मतलब दिया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रहेगी। बच्चा जब तक 14 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो 14 इयर्स तक का नहीं हो जाता, तब तक उसको एजुकेशन उसकी कंपलसरी है और उसकी एजुकेशन फ्री रहेगी, ठीक है। रेड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30% पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है। मतलब हमें इन्फेंट, जो बच्चे एकदम पैदा होते ही मर जाते थे ना, तो हमें इस पे फोकस करना है कि वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, ठीक है। तो क्या अच्छा हो, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, प्रमोटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। पहले पोलियो बहुत चला था, ठीक है। पोलियो हर जो बच्चे हैं वो हर बहुत ज्यादा देखते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चा पोलियो से ग्रसित हो गया है, पोलियो हो गया उसको। तो ऐसी डिसीजेस जो वैक्सीन्स लगा के आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो इम्यूनाइजेशन हो, मतलब अब होता है ना टीकाकरण होता है कि बच्चा पैदा होता है फिर उसको ये टीका लगना है, वो टीका लगना, फलाना टीका ढिकाना टीका, तो इतने सारे टीका जो लगते हैं, दैट इज इम्यूनाइजेशन। बच्चों को इम्यून कर दो कि जो डिसीजेस वो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं वो हो सके, है ना, वो उसको डिसीजेस ना हो, ठीक है। ऐसी डिसीजेस जो वैक्सीन आप लग जाएगी तो वो बच्चा उन डिसीजेस से बच जाएगा। तो पहले बहुत सारे बच्चे ये डिसीजेस से होने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो बच्चों का, कि जैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं इम्यूनाइजेशन उनको करना, उनको टीका लगवाओ, उनको वैक्सीन्स लगवाओ ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें, ठीक है। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, उन्होंने बोला कि भाई लड़की की पहले भाई बहुत जल्दी शादी हो जाती थी यार, 8-8 9-9 साल में शादी कर देते थे। और तो और बाल विवाह तो हमने देखा ही है कि बच्चा हुआ पहले से शादी फिक्स कर दी कि हाँ तू मेरा दोस्त है, तेरे बच्चे की मेरी लड़की से शादी होगी, फलाना ठिकाना। तो 4-5 साल की उन्होंने गुड्डा गुड्डियों की तरह भी शादी कर दी। तो बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर देते थे एंड उनकी कहते ना दे वर नॉट केपेबल, और इतनी वो पोटेंशियल नहीं था उनमें और इतनी वो हेल्दी नहीं थी कि वो एक बच्चे को बेयर कर सके, एंड प्रेग्नेंट हो जाती थी एंड उनकी लाइफ चली जाती थी, या तो बच्चे की डेथ हो जाती थी या तो लड़की की डेथ हो जाती थी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप मैरिज को डिले करो, आप लड़कियों की शादी जो है वो लेट होनी चाहिए, वो एकदम इतनी जल्दी नहीं हो जानी चाहिए, है ना, कि भाई तुमने शादी पैदा किया, 4-5 साल की लड़की उसकी शादी कर दी, या फिर 10-11 साल की लड़की की शादी कर दी, एंड क्योंकि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो बोला कि क्या करो, लड़कियों की शादी को डिले करो, ठीक है। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, और भाई लोगों को बहुत जोड़ा है इसमें कि हम फैमिली का भला चाहते हैं, फैमिलीज को चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें, भले से रहें, उनका भला हो। तो एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाए कि लोगों के आजू बाजू ये प्रोग्राम घूम रहा है, ये लोगों के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इतने सारे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंस, देखते हैं हम इसमें क्या है। एनपीपी 2000 ने और भी एम्फेसिस दिया किस चीज पे, एडोलसेंट की नीड्स पे। एडोलसेंट क्या थे भाई, हमने क्या देखे थे एडोलसेंट, यहाँ पे ऐसे बच्चे जो 10 से 19 साल की एज में है ना, ऐसी पॉपुलेशन तो 10 से 19 साल की एज में है, ठीक है। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसने एडोलसेंट के ऊपर भी ध्यान दिया, ठीक है। एडोलसेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी ध्यान दिया, ठीक है। उनको भाई प्रोटेक्शन दे उन्होंने बोला कि ऐसे आप उनको पढ़ाओ कि भाई कैसे वो सेफ, कहते हैं ना, सेफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, जैसे जो लड़कियां हैं, ठीक है, जल्दी शादी हो जाती है और फिर दे गेट प्रेग्नेंट, तो अगर नहीं भी चाहिए प्रेगनेंसी तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए बहुत सारी वो क्या लेके आए, बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज लेके आए, ठीक है। उसके बाद क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, इनसे प्रोटेक्शन मिल सके उनको, इसके लिए पॉलिसीज लेके आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या एनकरेज किया
कि भाई सबसे पहले तो कि शादी थोड़ा लेट होनी चाहिए, शादी एकदम से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एकदम से बच्चा भी पैदा करने की मशीन नहीं बनो, है ना। तो टेक योर टाइम भाई, फैमिली प्लान करो और अपना खुद का भला करो, ठीक है। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इट शुड नॉट बी अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, बिकॉज उससे आपको एसटीडी भी हो सकता है, उससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशन दी गई कि एडोलेसेंट जो है वो हमारी ग्रोइंग एज है, ठीक है, वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम पे हमारी जो एडोलेसेंट वाले जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो दे हैव टू गेट द राइट गाइडेंस। तो उनको ये एजुकेशन दी जानी चाहिए कि यू शुड नॉट डू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी और समथिंग एल्स, ठीक है। तो मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, उनको बोला कि भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हैं वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए और वो अफोर्डेबल होनी चाहिए कि सब लोग उनको ईजिली उनको एक्सेस कर सके और ईजिली उसको खरीद भी सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स उनको दिए जाने चाहिए ताकि न्यूट्रिशन उनका अच्छा हो, ठीक है। जो एडोलसेंट वाले लोग हैं उनको फूड सप्लीमेंट्स देने चाहिए ताकि उनका न्यूट्रिशन अच्छा, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी भाई, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी लीगल मेजर्स भी लिए कि चाइल्ड मैरिज करना इज अ क्राइम, ये एक अपराध है। तो बाल विवाह एक अपराध है, तो इसको कहते हैं ना एक लीगल क्राइम बनाया गया कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करोगे आपको जेल में डाल देंगे, माता पिता को जेल में डाल देंगे, क्या जरूरत है भाई इतने बच्चे को एकदम तुरंत शादी कर रहे हो। तो चाइल्ड मैरिज को एक लीगली, उसको लीगली वो दर्जा दिया गया कि नहीं, अगर इसको करोगे तो ये लीगल क्राइम माना जाएगा। तो ऐसे ये सारी चीजें करके ये सारे स्टेप्स लिए ताकि एडोलसेंट ग्रुप्स पे, एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है उस पे ध्यान दिया जा सके और बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा सके, और ओवरऑल हमारी पूरी, क्योंकि हमारा यूथ ही आगे जाके वर्किंग एज बनेगा, फिर एज्ड बन जाएगा, तो ताकि हमारी पॉपुलेशन अच्छी हो, हमारी पॉपुलेशन लिटरेट हो, हमारी पॉपुलेशन की में सेक्स रेशियो अच्छा हो, पॉपुलेशन हेल्दी हो, है ना, पढ़ी लिखी हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हो ताकि हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये सब करने के लिए भैया ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हमारा भला हो, ठीक है ना, लोगों का भला हो, पीपल का वेलफेयर हो। तो दिस वॉज द होल चैप्टर, पूरा पॉपुलेशन हमने चैप्टर पढ़ लिया है। बहुत इजी पीजी सा चैप्टर था ये, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द होल चैप्टर। तो इस चैप्टर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।